तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम तो और दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह अगर इनके लिए कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गोली बुलेट बने वो हमारे जिस्म से गुजर जाए। एग्जैक्टली आखिरी दिन क्या हुआ? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की 15 नवंबर से पहले तबीयत ख़राब थी। उस दिन मगरिब के टाइम भी आपने खुद टेम्परेचर चेक किया, कहते यार अभी तो नहीं है, ना गला ख़राब ना छाती फ्लू किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बस अचानक ऐसा सदमा दिया। यकीन जाने उनकी हजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के हवाले से जो सख्ती थी ना वो ही थी। 4 मिनट का एक क्लिप है, उस क्लिप में उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ तुम बताओ तुम्हें किसने कहा था कि मुमताज़ कादरी को फांसी दो। अगर तुम ये बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किसने हुक्म किया था कि मैं वहाँ जाके फैज़ाबाद में बैठूँ ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दूँ। वो कहते जी सबको इजाज़त है, आपको इजाज़त नहीं है। 14 अगस्त वाले दिन हमें इजाज़त नहीं है, 5 फरवरी वाले दिन हमें इजाज़त नहीं है, 23 मार्च वाले दिन हमें इजाज़त नहीं है। वो इसलिए कहना है मैं मुल्क तो प्योद है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बातें की जाती हैं इनके बारे में, लोगों को तजस्सुस भी है ये कौन है और कहाँ से तालीम हासिल की, किस तरह से आगाज़ हुआ, सरबराह बन गए हैं तहरीक के, क्या मामलात हैं। प्राइमरी तक स्कूल पढ़ता रहा, उसके बाद मैंने प्राइवेट मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने दरस निज़ामी में दाखिला लिया और प्राइमरी के बाद मैंने हिफ्ज़ भी किया और उसके बाद मैं तजवीद पढ़ता रहा। उसके बाद किबला वालिद गिरामी के हादसा हो गया, एक्सीडेंट। उसके बाद जो तालीम दीनी थी वो मैंने तमाम की तमाम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। आपके वालिद मोहतरम के साथ हादसा हुआ जिसमें माजूर हो गए वो, तो ये तब आपकी उम्र क्या होती? मेरी उम्र उस टाइम 13 साल थी गालिबन। तो आप साथ मौजूद थे जब हादसा हुआ? ये क्या वाक़या क्या था? ये तलगंग रोड पर आबाई गांव तशरीफ़ लेकर जा रहे थे और ड्राइवर की आंख लग गई थी और मोड़ था गाड़ी का, मतलब रोड का मोड़ था, गाड़ी सीधी उतर गई थी। उस दौरान जो सीट की नीचे वाला रॉड होता है वो पीछे बैकबोन में प्रेस हो गया। और आप सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तकरीबन इस टाइम 26 साल है। जो हमने देखा है कि तहरीक का आगाज़ हुआ है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इसे लीड किया है, लोग आते गए हैं, ये एक पूरी पार्टी बन गई है, जमे गफ़ीर है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 24 घंटे हैं लेकिन लोगों का आने जाने का सिलसिला पूरा है कायम है। उस तरह से कि जब अचानक ये वाला उनकी वफ़ात होती है तो कभी आपने उससे पहले कुछ सोचा था कि ये इस तरह से जो लीडरशिप की जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी आप तक आ जाएगी? आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हमने तो उनके बगैर या उनके इस तरह माहौल में सांस लेने का भी कभी नहीं तस्वुर किया था कि हम इस तरह हो जाएं। हम तो और दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह अगर इनके लिए कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गोली बुलेट बने वो हमारे जिस्म से गुजर जाए, कोई बम बने वो हम पे बरस जाए, कोई खंजर बने वो हमारा जिगर चाक करे, लेकिन ये तो तस्वुर भी नहीं था। एग्जैक्टली आखिरी दिन क्या हुआ? खादिम हुसैन रिजवी साहब की तबीयत ख़राब हुई, क्या हुआ? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की 15 नवंबर से पहले तबीयत ख़राब थी और आपको बुखार था उससे 2 दिन 3 दिन कबल। तो जब आप इस्लाम मतलब पिंडी फैज़ाबाद में पहुँचे तब भी आपको बुखार था। जब वापस आप आए तो बुखार की कैफियत ये थी कि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो। गालिबन मगरिब के उस दिन मगरिब के टाइम भी आपने खुद थर्मामीटर पास था, वो टेम्परेचर चेक किया, कहते यार अभी तो नहीं है, 100 कह रहे हैं, तो ये ना होने के बराबर था क्योंकि पहले 104 तक जा रहा था। तो कह रहे हैं मुझे महसूस हो रहा है कि बुखार कम हो गया, ना गला ख़राब ना छाती, ना कोई किसी किस्म का कोई पानी फ्लू किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बस अचानक ऐसा सदमा दिया। खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकारीर सुनी है, उनकी बातें सुनी हैं, एक परसेप्शन डेवलप हो गई कि वो सख्त गिर हैं। आप उनके बेटे हैं, आप बतौर बाप भी देखा उन्हें, कायद भी देखा, क्या आप उनकी सख्त गिरी की बात कर रहे हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह ना, अज़्म हक़ वातिल हो तो फौलाद है खादिम। मोमिन तो है लेकिन खादिम। यकीन जाने उनकी हजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के हवाले से जो सख्ती थी ना वो ही थी। बाकी उन जैसा ना कोई दोस्त हो सकता है, ना कोई ताल्लुक़दार, ना कोई उस्ताद, ना कोई बाप, ना कोई मुर्शिद,
ना कोई कायद। उनमें अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतें यकजा रखी थी उनमें। बच्चों को बुला के कोई मजाक वगैरह भी हल्का फुल्का वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते उनका हमारे अपने घराने में उनका कैसा माहौल था और वो कैसी बात और क्या चीज़ें कर जाते थे और उनकी तरबियत का माहौल कैसा था। आप यकीन जाने कि गाड़ी को मोड़ काटते वक्त भी वो तरबियत करते थे कि बेटा इसको यहाँ नहीं ऐसे रख के काटा जाता है, इसको यहाँ ब्रेक नहीं लगाई जाती, यहाँ किया जाता है। वो तो फल काटने का यकीन जाने कि वो माल्टा सर्दियों का मौसम आते थे तो कोई गलत छिलता था तो उसको बताते थे कि नहीं बेटा यहाँ से अंगूठे ऐसे रखते हैं और फिर इसको ऐसे छिला जाता है, इसका रस बाहर नहीं आता, इस केले को ऐसे खाया जाता है, ऐसे पूरा छिलका उतार के नहीं खाया जाता। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कैसी तरबियत करते थे। कोई वाक़या ऐसा भी हुआ कि आपको लगा कि वाले साहब ने एक हद से ज़्यादा सख्ती कर दी है, बहुत सख्ती की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। बस मैं उनसे अज़राहे मज़ाह और जो मेरा उनसे ताल्लुक़ था खुसूसी, जो मैं समझता हूँ हर कोई यही समझता है कि जो मेरा ताल्लुक़ था उनसे किसी का भी नहीं था, लेकिन मैं सफ़र व हज़र तन्हाई में और साथ रहा हूँ इस बीमारी के आलम में। जब हॉस्पिटल से लेके तो मैं अक्सर ये कहता था कि अब्बा जी आप बात करते हैं जलसे में गोली खाने की, ये कौन सी बातें करते हैं आप, जलसे में गोली खाने वाली बातें करते हैं। तो मुझे कहते थे कि हुजूर के नाम पे कोई मार दे, साथ जी इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मुझे साथ जी भी कह के बुलाते थे और मुंडिया ये कहकर भी बुलाते थे। जब बहुत जलाल में होते थे सख्ती से मुंडिया कह देते थे। आपने कहा कि बातों बातों में तरबियत कर जाते थे, आपसे मशवरा वगैरह भी करते थे? वो कहते थे कि यूँ कर दिया गया है, मैं चाहता हूँ यूँ हो जाए। वो ये नहीं कहते थे कि यूँ कर दें, वो कहते थे अगर यूँ हो जाए तो हम कहते थे जनाब हो जाएगा। बस इस दौरान हमारी इससे आगे कभी बात नहीं बढ़ सकी और वल्लाह वो हो जाता था। बड़े बड़े सख्त हालात आए, गिरफ्तारी भी हुई, 6 माह चीज़ें चली, शेलिंग भी हुई, धरने हुए, सारी चीज़ें हुई। कहीं पे आपने देखा हो कि यार अलामत थोड़ा सा घबरा गए? देखिए जी, उनकी बरकत से मैं आपको बात करता हूँ, वो बहुत आली मकाम है। उनकी बरकत से आपकी हयात मुबारका में वल्लाह एक दिन भी हमारे दिल पर भी नहीं गुजरा। शायद उनका हमारे दिलों पर भी कंट्रोल था। मेरे ज़ाती दिल पर भी कभी नहीं गुजरा कि यार ये क्या हो गया, यहाँ तो हम फंस जाएंगे, यहाँ हम फंस चुके हैं, यहाँ हमारे साथ क्या होगा। बल्कि अगर वो खामोश होते थे तो मेरे मुंह से कोई बड़ी बात सुनना चाहते थे कि ये आगे बढ़कर बात करें। तो हुआ भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हयात मुबारका में। हमें पता चला कि जब हालात बड़े सख्त हुए तो अदालत वगैरह में इधर वगैरह जाना पड़ा, तो फिर आपने कुछ आगे बढ़कर कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, कुछ लोगों में जज्बा पैदा किया। एग्जैक्टली क्या हुआ 2018 और वो मुश्किल हालात, अगर थोड़ा सा तज़किरा करें? हमने कभी सोचा नहीं था कि हम क्योंकि पहली दफ़ा जेलें, हज़रत की बात नहीं कर रहा, बाकी साथियों की बात, अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यकदम एक क्रैकडाउन हुआ और शदीद क्रैकडाउन हुआ। मतलब गवर्नमेंट के अपने फिगर 40,000 अबव है कि उसमें गिरफ्तारियाँ हुई, उलमा शहीद हो गए जेलों में और टांगें टूटी, फायर लगे, बहुत कुछ हुआ। तो यकदम एक खौफ सा तारी हो गया। फिर हुआ यूँ कि मैं जेल में एक मुलाकात के लिए चला गया। मैंने पूछा कि बाहर क्या बना, क्या मामलात हुए। तो मैंने हज़रत को बताया कि जनाब बाहर ये मामलात हुए, फ़लाँ शहीद हो गए, फ़लाँ का ये हो गया, घर पर पुलिस बैठी है, रेंजर बैठी है, मामलात हैं, बहुत सारे कुछ हैं, मतलब एजेंसीज़ वाले आ रहे हैं, मतलब इतना प्रेशर है, मीडिया कह रहा है बगावत के मुकदमे हो जाएंगे, मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाँ हो जाएगा फ़लाँ। तो आप फरमाने लगे अच्छा फिर तुम क्या कहते हो? मैंने कहा जी मैं तो आप आज बड़ी मुश्किल से आपसे मिलने आया हूँ जेल में, क्योंकि मेरा लखपत में उससे पहले भी आना जाना था। तो कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। बस ये उनका जुमला था। मैंने कहा जी अब, मैंने कहा बस हम अंदर आ गए तो काम रुक जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, वो कह रहे हैं जल्ला होया, मतलब उनका एक अपना स्टाइल था, जल्ला होया है एक काम रुक जाएगा, वरफाना लका जिक्र ने जिम्मा उन्हें अपने सिर लिया, साढ़ा काम ही नहीं। बस बाहर आके फिर उसके बाद काम दोबारा जारी हो गया और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। जो आई उनको अल्लाह ताला ने आसान किया। तो एक नुक्ता जो अभी चल रहा है, मैं उनकी आखिरी तकारीर बड़ी वायरल हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं उसमें, उन्होंने कहा कि मैं फिर बताऊंगा, मैं उनका नाम लूं फिर? 4 मिनट का एक क्लिप है। उस क्लिप में उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ तुम बताओ तुम्हें किसने कहा था कि मुमताज़ कादरी को फांसी दो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम 7C और 7B में तरमीम करो, तुम्हें किसने कहा था कि वो हल्फ में तब्दीली करो ख़त्म नबूवत को। अगर तुम ये बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किसने हुक्म किया था कि मैं वहाँ जाके फैज़ाबाद में बैठूँ ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दूँ। तो अब वो जिनकी जानिब इशारा कर रहे थे उनके पास वो पहुँच चुके हैं। शायद वो राज मालिक खुलवाना ही नहीं चाहते थे। लोग कहते हैं ये कोई और
बात है। हम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपना ताल्लुक दुनिया में ना जाहिर करके जाऊँ। पर दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि कहते हो कि यार कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, ए मुल्क तो डिप्योद है। बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये किस तरह का इशारा, किसको कहा? देखिए, ये जो भी रुकावट आती थी ना, कहीं भी कोई प्रोग्राम करने के लिए कोई बात परमिशन लेने जाया जाता था किसी डीसी के ऑफिस में, वो कहते थे जी सबको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है, सबको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है, 14 अगस्त वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, 5 फरवरी वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, 23 मार्च वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, योम कश्मीर हो, किसी भी मामलात हो, हमें इजाजत नहीं है, सबको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है जी, आप नहीं आ सकते। वो इसलिए कह रहे हैं मुल्क तो डिप्योद है। जिस पार्टी के आप सरबराह बने हैं, तो इसकी तो ये जो तहरीक है जिसको आप लीड करने जा रहे हैं, ये एक बड़ी सियासी कुव्वत बन चुकी है। खुद जब आप पिछले 3-4 दिन से जब रात को तन्हाई में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं? तखय्युल में कुछ बन नहीं पा रहा, सब ख्यालात, जज्बात, एहसासात टूटे हुए हैं। अभी कहीं भी एक उनका इज्तिमा नहीं हो पा रहा। जब कहीं होगा वो फिर कुछ नया तखय्युल में कोई तखय्युलात बढ़ेंगे, कोई फ़िक्र सोच बढ़ेगी। अभी तक तो कुछ जमा ही नहीं हो पा रहा। अपने वालिद मोहतरम का जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुआहदा किया था कि इतने माह के अंदर अगर हुकूमत कानून साजी करेगी पार्लियामेंट के थ्रू और फिर सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा, तो साद हुसैन रिजवी साहब क्या होगा? इन 3 माह की मेरा डेडलाइन है, 3 माह में अगर ये चीज़ें नहीं होती फिर क्या होगा? फिर तो हमारी मजलिस शुरा बैठेगी उससे पहले ही और हम फैसला करेंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात है कि कुछ ना हुआ ना, खून तो है, कुछ ना हुआ तो वफादार साथी तो है। ज़्यादा कुछ ना कर सके अपनी जान तो पेश कर देंगे हुजूर की नामूस के लिए, और कुछ ना कर सके तो। ये जब वफ़ात हुई है तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, इन सब लोगों ने ट्विटर और इनके बयान तो जारी हुए हैं। पर्सनली आपको किसी की कॉल आई? अगर उनकी पर्सनल कॉल आ भी जाए हमारे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं है, किसी की भी। हाँ, वो बैसियत मुसलमान हुजूर का ग़ुलाम, वो हमारे सर का ताज है। ओहदे के इस बार से वो काबिल एहतराम है पाकिस्तानी रियासत, लेकिन हमारे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं है, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने हुर्रियत की ज़िंदगी गुजारी है, हुर्रियत का पैगाम दिया है। तो अगर वो करते भी हैं तो वो अपने लिए करेंगे, हमारे लिए नहीं। अभी तक हमारे साथ किसी ने ऑफिशियल या अनऑफिशियल किसी नहीं आया। हुकूमत की जानिब से आपको कहा गया कि हम जो मैयत वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाएंगे, ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, हुकूमत की जानिब, सच बोलना चाहिए, हुकूमत की जानिब से तो मेरे तक कोई रब्ता नहीं हुआ। हमारे कुछ मुखलिसीन थे, उनकी राय थी, तो वो राय इतनी वायरल हो गई कि वो इस बात तक पहुँच गई। हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज नहीं? मेरे तक ज़ाती तौर पर अभी कोई बात नहीं आई। पहले मेरी भी राय इसी तरफ थी कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लें, हम अपना प्राइवेट कर लें, मिलते हैं। तो फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, यहाँ भी लैंड नहीं हो सकता और वहाँ भी लैंड नहीं हो सकता, इतने लोगों में तो लैंड नहीं हो सकता ना, और पुल पे भी नहीं लैंड हो सकता, ब्रिज पे, तो इसलिए हमने उसको लाइक। आपकी ये जो जमात है पूरे पाकिस्तान से कितने अफराद हैं? आज़ाद कश्मीर से 17 अफराद हैं हमारी शुरा के अंदर। ठीक है जी, वो फैसला करते हैं, वो फैसला साजी करते हैं, वो जो भी मामलात हों उन पर बैठकर एक खुली बहस होती है, फिर उसके बाद वो जो फैसला करते हैं उस पर अमल दरामद। मेरी क़यादत का फैसला मेरी मुकम्मल तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुकम्मल शुरा ने किया। साद हुसैन रिजवी के नाम पे कहीं पे इख्तलाफ भी हुआ? मैं अव्वलीन मराहिल में तो मौजूद नहीं था, बाकी मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो आपके वालिद मोहतरम किसी बात पर तो बहुत जोर देते होंगे कि साद जी, जिंदगी में ये काम नहीं कभी करना। वो आपको बात सुनाता हूँ, वो बड़ी अहम बात है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। वो बात ये है कि हज़रत मुझे कहा करते थे कि साद, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे वफ़ा करे, मेरे घर वाले मुझसे वफ़ा करें, मेरी बेटियाँ, मेरी औलाद, मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे मानने वाले मुझसे वफ़ादार हो जाएं, मेरे अहदेदार मुझसे वफ़ादार हो जाएं। तो क्या मैंने कभी ये सोचा है कि मैंने किससे वफ़ा करनी है? वो कहते थे अगर हम उनसे वफ़ा कर लें जिनका हमने कलमा पढ़ा है। वो कहते थे कि मैं आपको हकीकतन कहता हूँ कि फिर सारी दुनिया तुमसे वफ़ा करेगी, उनसे वफ़ा करके देखना, फिर ये तुम्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये मेरा वफ़ादार नहीं है, तुम में से गद्दारी कोई नहीं करेगा, तुम उनके वफ़ादार हो जाओ। ये सब रिश्ते, ये सब नाते, ये सब ताल्लुकात, ये सब दोस्तियाँ, यारियाँ तुम्हारे वफ़ादार। फैज़ाबाद धरना, उसमें एक वीडियो वायरल होती है जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं, जो रियासती इदारे हैं उनकी जानिब से पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। बावर्दी में क्या था, वाक़या क्या था, क्यों पैसे दिए जा रहे थे, किन को दिए जा रहे थे? हमारे कारकुनान थे ये वो, हालांकि हमारे देखिए सादे लोग थे, वो आए थे जेल से,
उनको हमने बाद में तहकीक कराई, उन्होंने अपना ATM दिया, DG रेंजर साहब थे गालिबन, उन्होंने अपना ATM दिया और 30,000 रुपया था टोटल। वो उन्होंने हज़ार के वो पैकेट बनाए और जो लोग जेल से वापस आए, जो जेल से रिहा कराए थे, जिनकी जेबें खाली थी, उनको उन्होंने एक एक खत दे दिया। और लोगों ने इनकार भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप हमें अपने साथ नहीं समझते। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारी है। वो तो कभी अब साथियों ने कोई मशवरा नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया कि हमको लोगों के मिलने के लिए अब लोग बड़े अहम आ रहे हैं, ये वो, तो हम ज़रा कोई बड़ी जगह पे शिफ्ट हो जाएं, कोई ऐसी बात कोई नहीं? अभी तक तो मेरे साथियों ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अक्सर मैं सोचते किबला से अर्ज़ करता था कि जनाब कोई ना सेटअप बनाए, तो वो फरमाते थे जिस दिन सेटअप बन जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा ख्याल आगे नहीं होगा, पीछे होगा। तो अपनी तहरीक के कारकुनान के लिए क्या पैगाम है उनके नए अमीर साद हुसैन रिजवी का? उनके नए साद हुसैन रिजवी नहीं, मैं एक उनका भाई हूँ छोटा, बल्कि सारे मुझे साद भाई कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके अंदर ही रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी आप किसी कारकुन को उठा के देख लें, वो मुझे अपने मुख्तलिफ नहीं समझेगा। ना आपने मुझे किसी मकाम पर आगे देखा होगा जो पहले माजी गुजर चुका है। अब तो मुझे बिठा उस मकाम पे दिया गया जहाँ मैंने नज़र आना है, वरना मैं उसी मकाम पे बैठता था जहाँ कहीं नज़र ना आ सकूँ। मेरा उनसे यही पैगाम है कि आप इंशाल्लाह, मैंने दाता साहब में भी अर्ज़ की थी उनकी बारगाह में खड़े होकर कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा इंशाल्लाह साद हुसैन रिजवी का वहाँ खून गिरेगा। साद हुसैन रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।